नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो प्रथम श्रेणी अध्यापक की जो टेस्ट सीरीज है, लगातार हम इसको करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई। किसी अपरिहार्य कारणों से देरी रही, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन अब प्रयास करेंगे नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा, शेड्यूल होगा, उसको हम जल्द लेकर आए। और ये 75 प्रश्नों का जो प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 150 अंक होते हैं और जो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, ये नानक क्लासेज ऐप पर आप जाकर हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क करके इसको ले सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न फर्स्ट की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? यह है प्रथम प्रश्न। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। कितना महत्वपूर्ण तथ्य है, कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। ये किसने कहा? ये पूछा जा रहा है, किसने कहा? महात्मा फुले ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, जेके नहीं है, जेएल नेहरू है। जेएल नेहरू ने कहा या फिर लोकमान्य तिलक ने कहा? किसने कहा बताइए? तो कितना महत्वपूर्ण तथ्य है, तो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होगा। कौन सा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बात करें इनके जन्म की, तो 1856 में इनका जन्म हुआ। स्वराज्य शब्द का जो प्रथम बार इन्होंने मांग की, स्वराज्य शब्द की मांग की, और इन्होंने कहा, इनका एक नारा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। ये इनका नारा था। इसके बारे में कुछ और बातें हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तिलक का बचपन का नाम केशव था। क्या था? केशव था। कई बार पूछ लिया जाता है, बचपन का नाम क्या था? केशव था। 1818 नहीं है, 1881 है। में मराठा तथा केसरी दो समाचार पत्र, बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है इनके। दो समाचार पत्र कौन कौन से हैं 1881 में? एक तो है मराठा और एक है केसरी। इसमें अजब बात यह है, मराठा मराठी में नहीं है। मराठा मराठी में नहीं है, तो फिर किस में है? ये अंग्रेजी में है। में है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र है। जबकि केसरी है वो मराठा में, वो मराठी में है। क्या है? वो मराठी में है। जो केसरी है वो मराठी भाषा में है, और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ये दो समाचार पत्र हैं। जीवन काल 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 तक है। तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य मांग स्पष्ट रूप से की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, ये कथन किस विचारक का है? किसका है? ठीक है, लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, ये कथन किस विचारक का है? श्याम सुंदर बाबू का है, या फिर जेके नहीं जेएल नेहरू का है? जेएल नेहरू का है, या फिर एसआर वर्मा का है, या फिर सरदार पटेल का है? किसका है? आपको बताना है ये किसका है। क्या कह रहा है? लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। क्या थे? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसने कहा? ये कहा किसने? कहा जे एल नेहरू ने। किसने कहा? जे एल नेहरू ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने यह सुझाव रखा कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत राष्ट्रभाषा होगी। क्या होगी? भारत राष्ट्रभाषा होगी। ये इतनी लाइन काफी महत्वपूर्ण है। तिलक 1908 से 1914 तक 6 वर्ष वर्मा के मांडले जेल में रहे थे। कहाँ रहे थे? ये कई बार पूछ लिया जाता है। कितने वर्ष रहे थे? 6 वर्ष। कहाँ रहे थे? मांडले जेल में। कहाँ है ये? वर्मा में। ठीक है, वर्मा में। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये दोनों बर्मा में मांडले जेल में रहे थे। लाला लाजपत राय 14 वर्ष तक रहे थे, ये 6 वर्ष तक रहे थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। भारत में अशांति का जन्मदाता, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। भारत में अशांति के जन्मदाता वेलेंटाइन चिरोल ने इनको कहा था। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने अशांति का जन्मदाता किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। दो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक तो है गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। दूसरी है
आर्टिक, होम ऑफ द एयरनेस प्रमुख 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। पढ़ो आप इसको एक बार, यंग इंडिया। यंग इंडिया तथा अनहैप्पी इंडियंस विल टू फ्रीडम, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में सामने आई है। गांधी जी की है, नेहरू जी की है, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय की है। देखिए यंग इंडिया के बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? एक है यंग इंडिया समाचार पत्र, यंग इंडिया समाचार पत्र, समाचार। एक है यंग इंडिया पुस्तक, यंग इंडिया। बात याद क्या रखनी है, एक समाचार पत्र है गांधी जी का, क्या है? गांधी जी का। एक है यंग इंडिया पुस्तक, तो पुस्तक है वो है लाला लाजपत राय की है, लाला लाजपत राय। प्रश्न हमेशा कहां से बनता है? जहां द्वंद्व हो, दो चीजें जब आपसी मतभेद होता है, प्रश्न वहीं से एग्जामिनर उठाने का प्रयास करता है। यहाँ वो कंफ्यूज कर सकता है कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसका है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन देगा लाला लाजपत राय। क्यों? क्योंकि हमारा रटा रटाया पता है यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, लाला लाजपत राय। पहले हम ऑप्शन बिना सोचे समझे लाला लाजपत राय लगा देते, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये क्या चीजें? पुस्तकें, पुस्तकें किसकी है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते, इससे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। पंजाब केसरी व शेरे पंजाब उपनाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। पीएनबी बैंक की भी स्थापना की थी, पंजाब नेशनल बैंक है वो इनकी देन है। 18 माह तक वर्मा के जेल में रहे थे। कितने माह तक? 18 माह तक। कहाँ रहे थे ये? मांडले जेल में, मांडले जेल में। कहाँ? ये वर्मा में। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें इनकी देखो, महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, और छत्रपति शिवाजी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, तीनों पुस्तकें। महान अशोक पूछ ली जाती है, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा पूछ ली जाती है, छत्रपति शिवाजी जो पुस्तक है ये भी कई बार पूछ ली जाती है। ये तीनों की तीनों महान पुस्तकें, महान व्यक्तित्व लाला लाजपत राय की है। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये भी ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है वो सुमेलित वाला है। क्या है? सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित। यहाँ आपको संपादक दिए गए हैं, इधर आपको समाचार पत्र दिए गए। क्या दिए गए हैं? समाचार पत्र दिए। देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महात्मा गांधी को आप अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, जाने हुए हैं। एनी बिसेंट इनका भी एक समाचार पत्र है, और अरविंद घोष इनका भी एक समाचार पत्र है। 4 व्यक्तित्व दिए गए हैं और 4 ही समाचार पत्र दिए गए हैं। आपको बताना है कौन किसका समाचार पत्र है। बताइए आप किसका समाचार? श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो समाचार पत्र है वो इंडियन सोशलोजिस्ट समाचार पत्र है। बिल्कुल सही है। ठीक है, महात्मा गांधी का हमें पिछले ही प्रश्न में बात करके आए थे कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसका है? महात्मा गांधी का है। तो ये बिल्कुल सही है। एनी बिसेंट इनका जो समाचार पत्र है वो कॉमनवेल है। ठीक है, अरविंद घोष का वंदे मातरम है। ठीक है सर, पढ़ लिया हमने। थोड़ा सा याद करने का प्रयास, क्या करते हैं? थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए बड़ा नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया सोशलोजिस्ट, बड़ा समाचार पत्र इनका। महात्मा गांधी का चर्चित यंग इंडिया समाचार पत्र इनका है। पिछले प्रश्न में हमने बात कर ली थी। एनी व्यक्ति हो, कॉमन व्यक्ति हो, एनी विसेंट का कॉमन व्हील समाचार पत्र है। अरविंद घोष, वंदे मातरम का घोष तो आपने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो वंदे मातरम का घोष भी आपने सुना होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका ये आप कर लेना, क्या लेना। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रख्यात बंगाली लेखक, कवि व पत्रकार थे। क्या थे? कवि भी थे और पत्रकार थे। उनके पहले उपन्यास का नाम क्या था जो 1965 में प्रकाशित हुआ? 1965 नहीं है, 1800। इस बार कुछ त्रुटियां ज्यादा है, लेकिन प्रयास करेंगे नेक्स्ट त्रुटियां कम की जाए, सुधार किया जाए, उसके लिए हमें खेद है।
क्षमा प्रार्थी हैं, ये है 1865। क्या है? 1865। 1865 बात का आप क्या रखोगे? 1800। कई बार जहां गलती होती है उसे 2-4 बार अगर सेट करें, प्रश्न भी स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ आपको स्थायी हो जाएगा कि 1865 है और इनका प्रथम उपन्यास है। कौन सा है? प्रथम उपन्यास है। और किनका है? उपन्यास है और किनका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बताओ क्या है? दुर्गेश नंदिनी है, रजनी है, या फिर चंद्रशेखर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या है बताइए? का जो प्रथम है इनका, वो है दुर्गेश नंद। क्या है? दुर्गेश नंद। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी से प्रश्न अगर पूछता है तो इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो उपन्यास है वहीं से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बहुत सारे उपन्यास लिखे इन्होंने। बात करते हैं इनके, अगर प्रथम की बात कर ली हमने कि दुर्गेश नंदिनी है, तो अंतिम की भी बात कर ली जाए। बात कर ली जाए अंतिम की। अंतिम का आपको ध्यान रखना है, 1886 में का जो अंतिम उपन्यास है उसका नाम है सीताराम। क्या है? राम राम सीताराम। ठीक है। अब देखो, ये महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास, पहला तो हमने देख लिया दुर्गेश नंदिनी, और अंतिम है वो है सीता। ठीक है, दोनों देख लिए, लेकिन बीच वालों पर भी नजरें दौड़ा ली जाती है, कई बार देख लेते हैं। कृपाल कुंडला, ये देखो 66 में लिखा गया। मृणालिनी 69 में लिखा गया। विश्व वृक्ष, ये भी 73 में लिखा गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्णकांत का वशियतनामा 1878 में लिखा गया। रजनी 1877 में है। चंद्रशेखर भी 77 में है। रजनी और चंद्रशेखर दोनों साथ साथ में है, मतलब 77 में है। दोनों क्या है? साथ साथ में है। दोनों क्या है? साथ साथ में है, तो 77 में है। रजनी और चंद्रशेखर साथ साथ में 77 में है। राज सिंह 81 में है। राज सिंह क्या है? इसका उल्टा है काम राज सिंह का, तो 18 का उल्टा 81, यानी 1881 है राज सिंह। देवी चौधरानी, ये चौधरानी से 84 याद रख लोगे आप, 1884। ये कुछ बातें थी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की। आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास किसका है? क्या है? आनंद मठ जवाहरलाल नेहरू का है, सुभाष चंद्र बोस का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? बताइए आप, क्या है? नाम तो सुना ही होगा आनंद मठ आपने, काफी चर्चित नाम है आनंद मठ। आनंद मठ जो उपन्यास है उसकी आड़ में देशभक्ति को प्रोत्साहन दिया था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ की उपन्यास की आड़ में क्या किया था? देशभक्ति को प्रोत्साहन दिया था। ये किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यासकार है और उपन्यास देशभक्ति को उद्गार है। इस उपन्यास का असली जो उद्देश्य है वो है लोगों की देशभक्ति को पाठ पढ़ाना। ठीक है। आनंद मठ के वंदे मातरम गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था। क्या कर दिया था? जोश भर दिया था। कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब ये 6 प्रश्न थे भारतीय इतिहास से। ठीक है, ये हमने किए। अब मैनेजमेंट के प्रश्न आते हैं। कुछ मैनेजमेंट के प्रश्नों को हम देखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या कह रहा है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, SIERT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। की स्थापना कब हुई? फैक्चुअल प्रश्न है, स्थापना कब हुई? हालांकि प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा में पूछ लिया गया था हिंदी प्रश्न पत्र से। हिंदी प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? 11 नवंबर 1978 है। सार से जानते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा संस्थान SIE खोले गए। क्या खोले गए? स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान खोले गए SI। कब? 1963 में। 1963 में। राजस्थान में 1963 में उदयपुर में SIE खोला गया। राजस्थान में प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति, कौन सी समिति? RC मेहरोत्रा समिति की अभिशेषानुसार राज्य शिक्षा संस्थान यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SI की जगह 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में SIERT की स्थापना की गई। ठीक है।
तो हमें सीधा सा याद रखना है कि SIERT की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1978 को। एक बात, इस बात का ध्यान रखना है कि 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर SCERT हो गया था। क्या हो गया था? SIERT का नाम SCERT कब हो गया? 14 अगस्त 2018 को। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, ये काउंसिल है, ऊपर वाला इंस्टीट्यूट है और ये काउंसिल है। ठीक है, इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च संगठन है। क्या है? सर्वोच्च संगठन है। कौन सा संगठन सर्वोच्च है? SIERT, IASC या QIE, RIE? बताइए कौन सा है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? अभी पिछले ही प्रश्न में हम करके आए थे SIERT। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, देखिए मैंने आपसे पहले किया था कि RSCERT, ये कब हो गई? ये हो गई 14 अगस्त 2018 को, यानी सी कब लग गया? 2018 को। इससे पहले ये SIERT था, SIERT था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978। दो बातों का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक आयोजना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए एक सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। ये क्या है? एक सबसे बड़ी सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। RTE एक्ट 2009 के तहत इसे राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकार माना गया है। विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए यह संस्था नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। यह राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा निदेशालय के अकादमिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। इस बात का भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। राजस्थान, प्रश्न संख्या 9। राजस्थान, राजस्थान, प्रश्न संख्या, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब व कहाँ की गई? ठीक है, एक्चुअल प्रश्न है, कब व कहाँ की? ठीक है, 1 नवंबर 1957 जयपुर, 4 दिसंबर 1955 जयपुर, 1 जनवरी 1957 अजमेर, 1 दिसंबर 1957 जयपुर। यहाँ 4 दिसंबर है। क्या है? 4 दिसंबर, 4 दिसंबर 1957 जयपुर में से ऑप्शन आपको बताना है। अब यहाँ की हालांकि त्रुटि सही की है तो आपको पता चल गया होगा उत्तर का था कि इसकी स्थापना है वो 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी। किसकी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSC, RBSC, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी, RBSC, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, RBSC, इसे हम RBSC भी कह देते हैं, BSER भी कह देते हैं, BSER भी कह देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है? एक ही बात है। और इसकी स्थापना कब हुई? 4 दिसंबर 1957 जयपुर में हुई। और उसके बाद में 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1961 को इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ आ गया? अजमेर। कब? 1 जनवरी 1961 को इसका मुख्यालय कहाँ आ गया? अजमेर आ गया का BSE। ठीक है, इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई तथा सत्यनारायण राव समिति के अनुसार इस पर सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर 1 जनवरी 1961 को इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ आ गया है? वो अजमेर आ गया है। कहाँ आ गया है? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSC, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष है, 1 वर्ष है
या फिर 3 वर्ष है या फिर 6 वर्ष है? कितना है बताइए आप, कितना है? तो इसका कार्यकाल है वो है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष है। क्या कितना रहेगा? 3 वर्ष। तो क्या रहेगा? थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER या RBSC एक ही बात है। 1 जनवरी 1961 से अजमेर हो गया इसका मुख्यालय, और सत्यनारायण समिति पर, ये भी हमने पढ़ लिया। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि अध्यक्ष का मनोनयन कैसे होता है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निर्दिष्ट सदस्य होता है, तो 3 व्यक्तियों के पैनल की एक समिति के द्वारा, 2 व्यक्ति और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 1 व्यक्ति होता है। इस सिफारिश के आधार पर इसको क्या किया जाता है? निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, ये प्रश्न संख्या जो थे अभी मैनेजमेंट के चल रहे हैं, ये भी इसका ही है। नेतृत्व का समूह सिद्धांत कहलाता है। देखिए नेतृत्व, जब हम कोई नेतृत्व कर रहे हैं, मैनेजमेंट करना होता है, नेतृत्व करना होता है, तो एक तो एक तंत्रीय होता है, एक व्यक्ति नेतृत्व करता है पूरी टीम का। एक होता है हम समूह में करें, यानी अनुयायी के रूप में करें, समूह के रूप में करें, संगठन के रूप में करें, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? अनुयायी सिद्धांत रहेगा। क्या रहेगा? अनुयायी सिद्धांत, ठीक है। नेतृत्व का कार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्यात्मक सिद्धांत, या फिर इसको कहेंगे हम क्षेत्रीय सिद्धांत। क्या है? क्षेत्रीय सिद्धांत, ये भी कहते हैं इसको, ठीक है। टेरी ने किया, कुर्तलेविन ने किया, मिलेट ने किया, या फिडलर ने किया? किसने किया? तो क्षेत्रीय जो सिद्धांत है वो फैक्चुअल है, किसका है? कुर्तलेविन का है। नेतृत्व की निम्न परिभाषा किसने दी? परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, और परिभाषा है जो अक्सर क्या है? अभ्यास के माध्यम से तैयार की जाती है, रटी नहीं जाती है। नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। यहाँ से कुछ कोड देखना होगा। स्वेच्छा से कार्य करने हेतु जो प्रभावित करता है, ये लाइन पकड़नी पड़ेगी। स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। देखिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? कौन स्वेच्छा से? कौन? अर्नेस्ट डेल, या फिर कुटज एंड ओडोनेल, या PF ड्रेकर, या जॉर्ज आर टेरी? ठीक है, तो अर्नेस्ट डेल, तो उत्तर क्या रहेगा? अर्नेस्ट डेल, यानी स्वेच्छा से कार्य करने हेतु जो है वो रहेगा इसका उत्तर। वर्तमान समय में नेतृत्व की सबसे लोकप्रिय वह प्रशंसित शैली कौन सी है? देखिए इसमें से लोकप्रिय पूछ रहा है। अभी हमने बात की कि नेतृत्व शैली होता है, एक तो एक व्यक्ति नेतृत्व करता है, एक जन समूह में करे, ठीक है। एक एक व्यक्ति का अगर नेतृत्व होगा, जरूरी थोड़ी है ना वो सामने वाले की सभी भावनाओं को क्या है समझ सके, ठीक है। एक होता है कि जनतंत्र, यानी सभी की जो सामूहिक रूप से उनकी भावनाओं को देखकर वो किया जाएगा, वो है जनतंत्रीय। वो क्या है? जनतंत्रीय। इसका हमारा आंसर क्या रहेगा? जनतंत्रीय शैली रहेगा, ठीक है। अभी ये नेतृत्व शैलियों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। इससे पहले 2 प्रश्न 3 प्रश्न हमने नेतृत्व शैली से देखा है, शायद तक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेतृत्व शैली एकीकृत मॉडल, नेतृत्व शैली का जो एकीकृत मॉडल है उसके प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी एवं फ्रैंकलिन, जॉर्ज आर टेरी, MP फोलेट, या PF ड्रकर, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ये बताना है। तो ये भी फैक्चुअल सा प्रश्न है, परिभाषिक प्रश्न है, हमें इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। एकीकृत मॉडल किसने दिया है? वो दिया है जॉर्ज आर टेरी एवं फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो अब भारत का जो इतिहास था उसके बाद में मैनेजमेंट के प्रश्न थे वो पूरे हुए। अब राजस्थान इतिहास से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो राजस्थान इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ का क्या कहा? हिंदू पथ कहा है। हिंदू पथ कुंभा को कहा है, सांगा को कहा है, नागभट्ट द्वितीय को कहा है, या अरुणोराज का कहा है? ये तो गुर्जर प्रतिहार था। ये तो क्या था? गुर्जर प्रतिहार था। गुर्जर प्रतिहार था, तो ये तो फिर अलग हो गया ना। गुर्जर प्रतिहार था, अलग था, हो गया। अरुणोराज है, ये चौहान शासक था, अजमेर का चौहान शासक था, ये अलग हो गया, ठीक है। ये दो है मेवाड़ के शासक है, ये जो है मेवाड़ के। तो कुंभा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ जो हिंदू पथ है
वो किसको कहा जाता है? सांगा को कहा जाता है। सांगा की जन्म की बात करें, 1482 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1482 में। और इसका राज्याभिषेक है, इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 1509 में। 1500, ठीक है। और इनका जो 1509 के बाद में 1528 तक इनका जो है वो काल रहता है, 1509 से लेकर 1528 तक, ठीक है। सांगा के बारे में, सांगा के बारे में बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा है, इनके एक हाथ, एक पैर, एक जो कान है, ये अंग नहीं थे। इसलिए इन्होंने क्या कहा? नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि जन्म से ही नहीं थे, थे इनके दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे और दोनों कान थे, लेकिन युद्धों में लगातार युद्ध करने के कारण एक हाथ एक पैर गवा चुके थे। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष, ठीक है। सांगा के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं व्याख्या में। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक रहे, ठीक है। 1509 से 1528 तक रहे। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदुपत नाम से विख्यात है। क्या है? हिंदुपत नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश या सिपाही का भग्नावशेष, एक ही बात है, सिपाही का अंश या सिपाहियों का भग्नावशेष कहा। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने एक हाथ एक पैर युद्धों में गंवा दिए थे। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र थे, महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था, ठीक है। राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। और अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को क्या दी थी? करमचंद पंवार ने इनको क्या अज्ञातवास में रखकर इनकी सहायता की थी, ठीक है, आश्रयदाता बने थे। चलिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे खानवा के युद्ध। किस युद्ध में? खानवा के। कब होता है ये खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 में, ठीक है। ये भरतपुर की रूपवास तहसील है, वहां ये युद्ध होता है। भारी भरकम युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। और उसमें जो राजा थे, हिंदू राजा थे, राजस्थान के जो सारे हिंदू राजा थे, वो सारे के सारे पाती पेरवन पद्धति के दौरान एक छत के नीचे आ गए थे। यानी कहने का मतलब, सीधी सी भाषा में बात करें, पूरे राजस्थान के जो शासक थे, हिंदू राजा थे, उनको इन्होंने निमंत्रण भेजा था, सांगा ने सबको बुलवाया था मुगलों को बाहर करने के लिए, भारत से मुगलों को बाहर भेजने के लिए राणा सांगा ने सारे जो राजस्थान के राजपूत शासक थे उनको क्या निमंत्रण पत्र भेजा था? किस पद्धति के तहत? पाती पेरवन की तहत से। तो ये कह रहे हैं कि इनके पक्ष में कौन लड़ा था? राजा भारमल लड़ा था, इडर वाला, या फिर ये बिरमदेव मेड़तिया लड़े थे, या राव बीका, या राव लूणकर्ण सर? कौन कौन लड़े थे? ये दोनों तो थे, राजा भारमल भी था, ठीक है, बिरमदेव मेड़तिया भी था खानवा के युद्ध में, लेकिन राव बीका नहीं था। क्या नहीं था? राव बीका नहीं था। तो कौन था सर? फिर था जेत सिंह का पुत्र था, राव जेत सिंह, राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल था। कौन था? कल्याणमल, कल्याणमल, ठीक है। और लूणकर्ण सराय ये भी नहीं था, बाकी दोनों ही थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो। अब कौन कौन थे और कौन नहीं थे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या भारी भरकम व्याख्या है, थोड़ी सी आप देखो इसको। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा राणा सांगा व मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनके बीच में क्या हो रहा है? भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में, हमने पहले जान लिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, ये भी था, महमूद लोदी भी था, ये भाग कर आया था पहले सांगा के पास में। मेव शासक हसन खां मेवाती भी था। ये रावल दस्ता होता ना, रावल सबसे आगे का भाग, रावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हसन खां मेवाती। मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र मालदेव भी थे। बीकानेर के जेत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल भी था, ये हमने देखा। आमेर का राजा पृथ्वीराज ये भी था, और ईडर का राजा हरमल भी था। मेड़ता का रायमल राठौड़ भी था। रायसीन की सलहदी तंवर भी था। ये एन वक्त पर जवाब दे गया था। कौन? सलहदी कंवर। ये पूछ लिया जाता है कि अंतिम समय में समर्थन वापस ले लिया। कई बार होता है ना सरकार में, जब
सरकार चल रही होती है और जब सुनवाई नहीं हो तो निर्दलीय या जिनका समर्थन दिया होता है वो अचानक एकदम समर्थन वापस ले लेते हैं। वैसा ही कुछ किया किसने, सलादी तंवर ने। अंतिम समय में क्या किया इसने, समर्थन वापस कर लिया, वापस ले लिया। मैं नहीं लड़ूंगा आपके साथ, क्या आपके साथ नहीं लड़ूंगा। कौन था वो व्यक्ति जो अचानक बाद में एन वक्त पर वापस हट गया, सलादी तंवर, रायसीन का सलादी तंवर। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चंदेरी का मेदिनी राय भी था, नागौर का खानाजादा भी था, सिरोही का अखिराज भी था। और अब आप कहेंगे सर इतने सारे राजा क्यों थे, क्या कर रहे थे। ये ऐसा युद्ध है, इसमें पूरे राजस्थान के शासक आ गए थे, पाती पेरवेन की, इसलिए ये भारी भरकम व्याख्या पढ़ी जा रही है। और इसमें से यही पूछा जाता है एग्जामिनर कि कौन सा नहीं था। ठीक है, तुलुम्बर का रावत रतन सिंह भी था, देवलिया का रावत बाघ सिंह भी था, और गोकुलदास परमार जलाजा ये सारे थे। ठीक है, और प्रत्येक सरदार अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। ये हमने देख लिया। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ठीक है, इस बार इतिहास के जो प्रश्न हैं वो बड़े ही जटिल पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास के जो विद्वान हैं उनके द्वारा ये प्रश्न डाले गए हैं और काफी भारी भरकम प्रश्न डाल दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में से लड़े थे। राम सिंह तंवर ये था, विदा झाला ये था, रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी थे। ठीक है, और माधो सिंह कछवाहा और अशोक परमार। अशोक परमार तो थे लेकिन माधो सिंह कछवाहा नहीं था। तो माधो सिंह कछवाहा कहाँ से थे, माधो सिंह कछवाहा आमेर शासक थे। कछवाहा ये मुगल सेना में थे, मुगल सेना में थे, मुगल सेना। जगन्नाथ कछवाहा के चाचा थे और ये मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे, हमारी तरफ से नहीं लड़ रहे थे। कौन, माधो सिंह। इसलिए ये क्या है, चौथा ऑप्शन इसका गलत हो गया। तंवर, राम सिंह तंवर तो थे, झाला बिद्दा भी थे जिन्होंने बाद में इनका सुरक्षा कवच धारण किया था। रावत कृष्णदास चुंडावत ये तो हरावल दस्ते में थे, सबसे आगे थे कृष्णदास हरावल दस्ते में। ठीक है, ये भी थे, एक और दो तीन, तीनों थे, बाकी एक है ये नहीं था। चलते हैं इनकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में थोड़ा सा, युद्ध के बारे में जानते हैं क्या है। महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप खुद थे। ठीक है, अब देखो इसमें जो है जोसिंग स्थान पड़ता है, एक जोसिंग स्थान राजसमंद में, वहाँ महाराणा प्रताप की सेना थी। और राजसमंद में एक गांव पड़ता है मोलेला, वहाँ मान सिंह थे। दोनों तरफ मोलेला और लोहसिंग दोनों गांव के बीच में पहाड़ी है हल्दी घाटी, उसमें ये भारी भरकम युद्ध हुआ था 18 जून 1500, कब 18 जून को ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें देखो प्रताप की सेना का कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी था। कौन था, हकीम खां सूरी। हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। लुम्बर का चुंडावत कृष्णदास ये भी इनके पास में था। अब होता क्या है देखो, ये था हरावल दस्ता, ये हरावल दस्ता था, यहाँ हकीम खां सूरी थे, हकीम खां सूरी, इनके साथ कृष्णदास चुंडावत था, कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, अब बीच में ना, यहाँ बीच में प्रताप होंगे, प्रताप आगे नहीं होंगे, प्रताप क्या है, आगे नहीं होंगे, प्रताप यहाँ है बीच में, प्रताप बीच में है। ठीक है, उसके बाद में है चंदावल दस्ता। कौन सा, चंदावल दस्ता, यह है चंदावल दस्ता, यानी पीछे का भाग, युद्ध में सबसे पीछे का भाग चंदावल दस्ता। यहाँ कौन थे, यहाँ देखो, यहाँ गोपीनाथ था, गोपीनाथ था, जेमल मेड़तिया था, जेमल मेड़तिया था, कारण जैसा था। ये प्रश्न रीट में पूछा हुआ है, पीछे 2018 की रीट में पूछा था कि कौन नहीं था, चंदावल में पूछा था कि चंदावल में कौन नहीं था। ठीक है, तो उसमें एक कृष्णदास चुंडावत का ऑप्शन डाल दिया, बाकी चारों ऑप्शन थे, गोपीनाथ था, जमल मेड़तिया था, चारण जैसा था, चारण जैसा था। ठीक है, और वो प्रश्न पूछा गया था कि चंदावल दस्ते में कौन नहीं था, तो वह कृष्णदास चुंडावत है, वो नहीं थे क्योंकि वो हरावल दस्ते में थे, आगे थे। ठीक है, तो ये इसलिए हम थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं विस्तारी से, बढ़िया प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, गोपीनाथ, चारण जैसा, जेमल मेड़तिया, ये सारे
प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना में कौन कौन क्या था? देखो, आसफ खां था। अकबर की सेना का कमांडर मुगल सूबेदार मान सिंह था। सूबेदार तो मान सिंह था ही। जगन्नाथ कछावा था। माधो सिंह कछावा था। इसके साथ साथ में राणा प्रताप के भाई जगमाल भी था। शक्ति सिंह भी था। और मुगल सेना में हरावल, जो आगे का भाग होता है सेना में, सबसे आगे का जो भाग है, उसका जो नेतृत्व है वो सैयद हासिम खां कर रहा था। क्या कर रहा था? हासिम खां, आमला नहीं, हासिम खां कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? हासिम खां। और उसके साथ में मोहम्मद बदख्शी रफी था। कौन सा? मोहम्मद बदख्शी रफी था। राजा जगन्नाथ और आसफ खां, ये सारे के सारे उसके साथ में थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति थे, सारे युद्ध में आगे पीछे लड़ रहे थे। आगे प्रश्न देखो दूसरा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में हाथियों ने हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी। उनके नाम क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या है, हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हाथी बहुत लड़े थे, बहुत हाथी लड़े थे। कैसे लड़े थे? रीट में प्रश्न भी पूछा था कि जो महाराणा प्रताप का हाथी था, राम प्रसाद, कौन था? राम प्रसाद। वो क्या है कि मुगल सेना ने पकड़ लिया था और उसका फिर अकबर ने नाम क्या रख दिया? पीर प्रसाद। ये रीट में पूछा, क्या नाम रख दिया? पीर प्रसाद। राम प्रसाद हाथी किसका है? राम प्रसाद हाथी राम महाराणा प्रताप के थे। ठीक है, प्रताप का। मुगल सेना ने इसका क्या नाम रखा? अकबर ने क्या नाम रखा? पीर प्रसाद। ये प्रश्न पूछा गया था, पीर प्रसाद। ठीक है, जबकि पहला ऑप्शन उसने क्या दिया था? चेतक दिया था, और सारे के सारे चेतक लगाकर आगे थे। प्रश्न क्या बनाया? महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था, जिसका नाम मुगल सेना ने पीर प्रसाद रख दिया। ये प्रश्न था, लेकिन पहले ऑप्शन चेतक था, सारी चेतक करके आए। ठीक है, तो ये इस प्रकार है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम कौन कौन से थे? चेतक तो घोड़ा आ गया, ये तो ऑप्शन हट गया। सोम, समीर, अक्षयराज, दीन, ये कुछ है नहीं। शक्ति, राम प्रसाद, सुमेरु, सोनू, ये भी नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या बच गया? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ठीक है, ये दोनों मुगल के थे। गजमुक्त और गजराज, ये मुगल सेना के हाथी थे। ये दोनों ही क्या है? मुगल सेना के हाथी थे। लूणा और राम प्रसाद ये हमारे क्या है? मेवाड़ के हाथी, मेवाड़ सेना के हाथी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी देखो कौन कौन से। हाथियों पर चर्चा चल रही है, कौन कौन से? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। क्या था? मैं से मान सिंह, मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था, हवाई फायर का था, अकबर का था। ठीक है, उसके बाद में अन्य प्रसिद्ध लूणा, गजमुक्त, गजराज और रण मंदार और खांडेराव चक्रवाप, ये सारे हाथी आ गए हैं अभी। ठीक है, प्रश्न बड़ा डीप बनाया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आ गई है, मतलब साइको आ गई है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आ गई है, शिक्षा मनोविज्ञान आ चुकी है। अब प्रश्न करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के। तो निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक, अरे जब व्यक्ति का मानसिक अच्छा नहीं होगा तो लक्षण कौन कौन से दिखाई देंगे? देखो, अनुकूल क्षमता, उत्साह, जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी, या संवेगात्मक समायोजन। सीधा सा दिखाई दे रहा है। देखो, संवेगात्मक समायोजन तो हो जाएगा, जिसका मानसिक अच्छा है वो संवेगात्मक समायोजन कर लेगा। उत्साह भी उसमें होगा, और अनुकूलन क्षमता यानी अनुकूलन क्षमता भी उसमें क्या होगी? बिल्कुल पाई जाएगी। लेकिन जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी ये नहीं है, ये नहीं होगी। स्वयं की कमी क्यों खोजेगा? जिसका मानसिक स्वास्थ्य होगा वो स्वयं की कमी नहीं खोजेगा। ठीक है, इस चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण है? देखो, थोड़े लक्षण क्या क्या है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है हमारा, तो हमारे क्या क्या लक्षण रहेंगे? हमें भी ये काम में देगा, इसलिए पढ़ना चाहिए। आत्मविश्वासी होगा व्यक्ति, क्या होगा? आत्मविश्वासी होगा। सहनशील होगा, हर बात को सहने की क्षमता रखता है। स्वयंगात्मक रूप से परिपक्व होगा, बिल्कुल स्वयंगात्मक रूप से क्या होगा? परिपक्व होगा। वातावरण व उसकी शक्तियों का ज्ञान, वास्तविकताओं का सामना करना, ये भी बात होगी। निश्चित जीवन दर्शन यानी कर्तव्यों व उत्तरदायित्व अवहेलना नहीं करता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की भी योग्यता इसमें होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21।
प्रश्न बहुत धीरे चल रहे हैं क्योंकि 75 प्रश्न करने हैं हमें, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं हम उसकी व्याख्या कर सकते, प्रश्न से हटकर नहीं बोल सकते, ये भी कुछ फाउंडेशन होता है, ठीक है? तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता कथन दिया गया है। ये देखो, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? क्या पूछ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ये कथन किसका है? कुप्पुस्वामी का है? किसका है? कुप्पुस्वामी का है, फ्रेंडसन का है, लेडेल का है या फिर एलिस का है? किसका है? बताओ आप किसका है? तो देखो आप, ये क्या कह रहे हैं यहाँ, जब परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हमें कोई कोड देखना पड़ता है, कोई तथ्य को एक देखना पड़ता है। वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य, वास्तविकता से प्राप्त सामंजस्य की जो योग्यता है वो लेडेल की है। किसकी है? लेडेल की है। एक बालक क्या है? एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, बहुत लेट आता है, कई बार देर से आता है, पूर्णतः सत्याभाषी बहाना प्रस्तुत करता है और फिर तरह तरह की बहाने लगाता है, ये है और वो हो गया और ये हो गया, ठीक है? तो सत्याभाषी बहाना लगाता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है, क्या वो बचाव, अपना बचाव किस प्रकार कर रहा है, ठीक है? तो कोई तो कुछ भी बहाना लगाता है, लेकिन ये शोधन कर रहा है क्या? आत्मीकरण कर रहा है क्या? औचित्य स्थापन कर रहा है क्या? प्रत्यावर्तन कर रहा है क्या? क्या कर रहा है बताओ आप? आत्मीकरण का मतलब होता है कोई चीज को धारण करना, ठीक है? आत्मीकरण का मतलब तो क्या होता है? धारण करना, धारण करना। मान लो किसी ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते देखा, बिल्कुल सेम उसी प्रकार खेलना उसने प्रयास किया, हालांकि वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है वैसा बनने का, वैसे कट लगाने का, चौका लगाने का, तो वो आत्मीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्मीकरण कर। औचित्य स्थापन में क्या होता है, जब व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, जब उसको सर्विस नहीं मिल पाती, तो फिर वो अलग अलग तर्क देता है कि मैंने तो इसका फॉर्म ही नहीं भरा था, ऐसी तैयारी नहीं की थी, मैंने तो हल्की फुल्की तैयारी की थी, मैंने तो 1 महीने में इसकी तैयारी की और इतने नंबर ले लिए, 80 नंबर ले लिए। अरे भाई, 80 और 70 तो सब ने ले रखे हैं, जब 85 और 90 के बीच का जो आंकड़ा है, वहीं तो गाड़ी फंसी है सभी की, और वहीं से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है वो मात्र 1 या 2 नंबर से ही होता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो यहाँ औचित्य स्थापन वो होता है। प्रत्यावर्तन क्या होता है? प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी जब व्यक्ति प्रत्यावर्तन, यानी जब मानसून का प्रत्यावर्तन, आपने सुना होगा कि मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, लौटता है। जब कई बार बड़ा व्यक्ति होता है, बच्चों की तरह रोने लग जाता है, बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाता है, बिल्कुल वो बचपन में चला जाता है, वो होता है प्रत्यावर्तन, ठीक है? यहाँ क्या बात हो रही है? फिर क्या बात हो रही है? यहाँ क्या पूछ रहा है कि विद्यालय में देरी से आता है, फिर वो सत्याभाषी, यानी बिल्कुल सत्य का आभास कराने वाले बहाने बनाता है कि भाई टीचर को ऐसे लगे बिल्कुल सही बोल रहा है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सत्य बात है, ऐसे तर्क लेकर आता है। जो तर्क वितर्क की बात कहाँ होगी? औचित्य स्थापन में। कहाँ होगी? औचित्य स्थापन में, ठीक है? अब देखो आप, युक्तिकरण भी कहते हैं इसको, औचित्य स्थापन भी कहते हैं, तार्किक कारण भी कहते हैं इसको, और परिमेयकरण भी कह देते हैं, ठीक है? परिमेय का अर्थ होता है सिद्ध करना। परिमेय का अर्थ क्या होता है? सिद्ध करना, यानी सिद्ध कर दिया आपने कि आप क्यों आए, लेट आए तो आए कैसे, ये आपने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, तर्क दे दिया, संतुष्ट कर दिया, ठीक है? अपनी असफलता के पीछे तर्क संगत कारण तलाश करने को हम क्या कहते हैं? औचित्य स्थापित करना कहते हैं। अंगूर खट्टे हैं, ठीक है? आपने कहानी सुनी होगी, नींबू मीठे हैं, नींबू जो है वो मीठे हैं, ये भी सुना होगा। बहाने बनाना, अनुचित बात का औचित्य स्थापित करना, नौकरी उसके योग्य ही नहीं थी, तरह तरह की बातें होती रहती है, ठीक है? चलते हैं। व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या है? देखिए, व्यक्तिगत समायोजन, समायोजन एक टॉपिक है। जब व्यक्ति द्वंद में चल रहा हो, परिस्थितियों के अनुकूल चल रहा हो, समय उसका नहीं हो रहा हो, तब क्या होता है कि व्यक्ति समायोजन करता है। अब किसी ने पूछा कि सर वक्त क्या है? वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। वक्त क्या है? जब वक्त अपना होता है, जब वक्त अपने फेवर में हो, तो व्यक्ति बल्ला वहाँ नहीं घुमाता जहाँ बॉल पड़ती है, जबकि वो जहाँ बल्ला घुमाता है, बॉल वहीं पड़ती है, जब वक्त अपना हो, ठीक है? ये बड़ी चीज़ है, टॉपिक से हटके है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जब व्यक्ति समय के अनुकूल नहीं है, तो फिर वो समायोजन करता है। क्या करता है? समायोजन। और वो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि इसमें पूछ रहा है कि व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? शोधन है क्या? प्रक्षेपण है क्या? प्रतिगमन है क्या? प्रतिगमन का अर्थ होता है लौटना, ठीक है? अब देखो, कोई समस्या है, उसका आपने शोधन करना चाहते हैं,
यानी युक्तिकरण करना चाहते हैं। प्रक्षेपण यानी किसी पर थोप कर, या प्रतिगमन लौट कर। ये तो है अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है? बाधा निराकरण। कोई हमारे सामने बाधा है और हमने उसको हटा दी, क्या कर दी? जैसे लाइट नहीं है, पंखा चल नहीं रहा है, समस्या आ रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इन्वर्टर की व्यवस्था कर दी, पंखा चल गया, ये बाधा हट गई। बाधा का क्या हो गया? निराकरण हो गया। तो ये तो प्रत्यक्ष विधि है। क्या है? प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का हमने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ी सी व्याख्या देखो आप। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी है? बाधा का विनाश, बाधा को आप विनाश कर दो, हटा दो बाधा को। अन्य उपाय की खोज कर लो, ठीक है। आपको एक जगह मन नहीं लग रहा है, आप दूसरी जगह जाकर वहां तैयारी शुरू कर दो, बस बाधा का निवारण हो गया। कार्यविधि में परिवर्तन कर दो। सुबह आप पढ़ रहे हो, सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो, शाम को पढ़ना शुरू कर दो, कार्यविधि में परिवर्तन हो गया, अलग हो गया। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ठीक है। हमने 2-4 बार प्रयास किया रीट में, लेकिन नहीं तैयारी हुई, सीधी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी, और बिल्कुल लक्ष्य का प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। विरोधी तथ्यों में से व्याख्या के निर्णय लेना, यानी जो विरोधी तथ्य है उनमें से कोई जो नेगेटिव है उसको हटा दो, सीधा प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। चलते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? संतुलन बनाए रखता है। अब यहाँ पर हमें ये व्याख्या है, व्याख्या से हम देखते हैं कि हमें क्या कोई कोड देखना पड़ेगा। जीवधारी, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यहाँ दो शब्द बार बार आ रहे हैं, आवश्यकता और संतुलन, ठीक है। तो विभिन्न परिस्थितियों में, यानी आवश्यकताओं की विभिन्न परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना क्या है? कौन बनाए रखेगा? सेफर, यानी आप सेफर को सफर कर लो, और सफर में क्या है? आवश्यकता की संतुलन बनाना पड़ता है। आवश्यकताओं का क्या करना पड़ता है? आवश्यकताओं का संतुलन बनाना पड़ता का संतुलन बनाना पड़ता है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आप अन्य तरीके से भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको ये परिभाषा याद भी रह जाए, एक बार पढ़ने से भी बहुत से लड़कों को याद होता है। मैंने अपना हिसाब आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारण है? अब देखो कुंठा क्या है। कुंठा क्या है? कुंठा, जब व्यक्ति कुंठित हो जाता है, जब व्यक्ति की विचारधारा से नहीं मिलती है, नर्वस हो जाता है, तो व्यक्ति कुंठा हो जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के सोच विचार, नेगेटिव प्रभाव आना शुरू हो जाता है, कुंठा हो जाता है। तो अब देखो क्या है, आंतरिक कारण क्या है? ये दो कारण होंगे। एक तो बाहरी कारण होगा, ठीक है, एक आंतरिक कारण होगा। मान लो मैंने किसी बाहर रास्ते में जाते हुए किसी गाड़ी को देखा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो उसको देखकर मैं कुंठित हो जाऊं, शिकार हो जाऊं, नर्वसता का शिकार हो जाऊं, वो बाहरी कारण है। अगर आंतरिक कारण पूछा जाए तो क्या होगा? देखो, आर्थिक कारक, ये कौन सा है? शारीरिक असामान्यता, ये कौन सा है? जल व विद्युत का अभाव, ये कौन सा है? और सामाजिक कारक, ये कौन सा है? बताओ कौन सा है? आर्थिक कारक, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, भारी कारण है। जल व विद्युत का अभाव है, बहुत से लोगों के पास जल और विद्युत का अभाव है, भारी कारण है। सामाजिक कारक, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा पैसे की होती है और वो नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, भारी कारण है। लेकिन कोई व्यक्ति शारीरिक असामान्यता की वजह से, यानी अपने शरीर को लेकर कि मैं सुंदर नहीं हूँ या कोई विकलांग हूँ, ऐसी भावना लेकर अगर वो व्यक्ति कुंठित हो जाए, तो फिर वो आंतरिक कारण है। कौन सा कारण है? आंतरिक कारण है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कुंठा के बारे में देखो। कुंठा का मतलब क्या है? भगना सा, भागने की, यानी ऐसा व्यक्ति सोचता है कि छोड़ छाड़ के भागे, कुंठित हो जाता है ना, नर्वस हो जाता है, यानी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, पूरा टेंशन में आ जाते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया, यानी इच्छा ही नहीं रहती, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, तब व्यक्ति कुंठित हो जाता है। और ये दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। आंतरिक, यानी स्वयं की वजह से, अपनी वजह से, कि मैं ऐसा हूँ, छोटा हूँ, नाटा हूँ, लंबा ज्यादा हूँ, अगर ऐसी भावना को लेकर कुंठित होता है व्यक्ति, तो वो आंतरिक कारण है। अगर बाहरी, यानी बाहरी कारणों से होता है, तो वो बाहरी कारण है। ये आप पढ़ लेना। अब देखो, आप एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, समायोजन से संबंधित प्रश्न है, साइको से संबंधित है भी। अगर जो बच्चा है वो एकांत प्रिय है, आपको बच्चे को पढ़ाना है, वो बच्चा एकांत प्रिय है, शर्मीला है, उसका समायोजन कैसे करेंगे? एकांत प्रिय है, शर्मीला है, उसका कैसे करेंगे? बताओ आप, थोड़ा पढ़ो आप इसको एक बार।
देखो, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु उसको क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। भी ठीक है, नहीं शरारत करता है, एकांत प्रिय है, उसको बोलेंगे भी आप विभिन्न प्रतियोगिताओं में क्या लो? भाग लो। विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे। शिकायत क्यों करेंगे उसकी? क्योंकि वो तो शांत है, एकांत प्रिय। कक्षा के समक्ष दंड देंगे। दंड किस बात का देना है? देना ही नहीं ना, तो दो ऑप्शन तो हट गए। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? देखो, रक्षात्मक प्रक्रिया किसे कहते हैं? युक्तिकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? जब व्यक्ति का समय अनुकूल नहीं है, तब रक्षात्मक जो युक्तियां काम में ली जाती है। मतलब देरी से आए स्कूल में, तो हमने कौन सी युक्ति ली? बीच में हमने औचित्य स्थापन कर दिया, जी सर जो है बीच में ना बस खराब हो गई, ठीक है, उसकी वजह से लेट आए। हो सकता है टीचर हो, ऐसा हो, सामाजिक प्राणी हो, मान लेता है कि हो गई होगी बस खराब, कोई बात नहीं। तो वो हमने क्या किया? तर्क दिया। इसलिए साहचर्य एक अलग बात है। साहचर्य तो संबंध स्थापित करना होता है ना। प्रतिगमन का अर्थ हमने देखा लौटना होता है। प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है? लौटना होता है। प्रतिपूर्ति यानी एक चीज की प्रतिपूर्ति। कोई व्यक्ति विकलांग है, लेकिन उसने क्या किया? ऐसी कोई बुक लिख दी, ऐसा कोई इतिहास लिख दिया, ऐसी कोई रचना लिख दी, पूरी संसार में फेमस हो गई। तो उसने क्या कर दी? प्रतिपूर्ति कर दी ना। हालांकि वो विकलांग था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, जग जाहिर हो गया ना। तो प्रतिपूर्ति पूरी हो गई उसकी, ठीक है। उदात्तीकरण हमने देखा अभी, कोई व्यक्ति बहुत भारी भरकम शरीर वाला है, इतना लड़ाकू है, गांव में हर रोज दंगा करता है, हर किसी कमजोर व्यक्ति को पीट देता है, दो चार पांच लड़कों को भी पीट देता है, ऐसा कोई व्यक्ति है। तो गांव वालों ने सोचा समझा और उसको सेना में भर्ती करवा दी, जैसे तैसे कर। कितना फायदा हुआ ना, कितना फायदा हुआ, उदात्तीकरण हो गया, उस चीज का फायदा हो गया। यानी जिस चीज की हमारे पास बाहुलता है, जिस चीज की हमारे पास योग्यता है, अगर उसी क्षेत्र में काम किया जाए तो वो वहां क्या होता है? उदात्तीकरण होता है, ठीक है। तो प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति, उदात्तीकरण, ये तीनों तो क्या है? ये तीनों तो रक्षात्मक प्रक्रिया है। क्या है? रक्षात्मक प्रक्रिया है। जबकि ये पूछ रहा है कि नहीं है, साहचर्य नहीं है इसमें, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका साहचर्य, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? साहचर्य होगा। तो उत्तर साहचर्य होगा। क्यों होगा साहचर्य? क्योंकि साहचर्य का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना, ठीक है। साहचर्य का अर्थ क्या होता है? संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न, ये आप देख लेना व्याख्या है। अभी तक 28 प्रश्न हुए हैं, 75 प्रश्न हमें देखो करने हैं। इसलिए हम थोड़ा प्रश्न टू प्रश्न चलते हैं। थोड़ा सा साइको के प्रश्न थे, बड़े थे, इसलिए थोड़ा के हो गए, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो, परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो, तो प्रश्न संख्या 28, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो, यानी दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो, परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उस द्वंद को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ भाई? ऐसा द्वंद यानी दोनों ही चीजें हम लेना चाहते हैं, क्या है? दोनों ही चीजें क्या है? धनात्मक है, हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन लेने में अभी क्या है? समर्थ नहीं है, स्थिति में नहीं है। तो देखो, व्यक्ति होता है, वो पहला चाहता है कि हम पहले सर्विस लें, फिर सुकन्या से यानी उनका विवाह हो, यानी दोनों चीजें लेना चाहते हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सफल नहीं हुए हैं। तो फिर वो द्वंद कौन सा है? यानी दोनों चीजें ग्रहण तो करना चाहते हैं, ग्रह ग्रह द्वंद है, लेकिन अभी सफल नहीं हुए हैं, ठीक है। द्वंद के प्रकार देखो आप, द्वंद के प्रकार कुर्तलेविन ने दिए हैं। कितने दिए हैं? उपागम, उपागम द्वंद, इसको पहुंच पहुंच उपागम भी कहते हैं, अप्रोच अप्रोच उपागम भी इसको कहा जाता है। और दो सुंदर लड़कियों में से एक को जीवन साथी चुनने में होने वाला संघर्ष है, वो कैसा होता है? वो होता है ग्रह ग्रह द्वंद, ठीक है। दोनों में से एक को चुनना होता है। तो देखो, दोनों में से एक को चुनना है, तो देना तो दोनों को चाहते हैं, लेकिन चुनना एक को ही है, तो समस्या है कि नहीं? बड़ी भारी सर समस्या है। अब देखो, भारतीय राजनीति के प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित देखें, देखिए मैनेजमेंट के प्रश्न थे, साइको के प्रश्न थे, भारतीय इतिहास के प्रश्न थे, ये हमने देखे। विभिन्न प्रकार का मिश्रण है इस प्रश्न पत्र में। तो अब हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है?
संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है? ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य है, अमेरिका की राष्ट्रपति के समतुल्य है, या पाक के राष्ट्रपति की? ये तो कैसे होगा भाई, पाक के राष्ट्रपति कैसे? यूएनओ या महासचिव, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की महारानी के समक्ष है। हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति बहुत कुछ मायने में ब्रिटिश सम्राट के समान है। किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट समान है। संघ की वास्तविक शक्ति संघीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। क्या क्या होता है? निर्वाचित होता है। जबकि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, बल्कि वहाँ मोनार्क यानी राजशाही है। वहाँ क्या है? राजशाही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग को आवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम आवेदन। सम आवेदन, समावेदन, यानी इसको समावेदन कहते थे। संधि करे, समावेदन कहते। लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के विरुद्ध। तो सदन के किसी भी सदन, सदन के किसी भी सदन। ठीक है, देखो आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो अनुच्छेद है वो 61 है। महाभियोग यानी समावेदन प्रस्ताव केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन यानी अतिक्रमण करने के आधार पर ही प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी में लाया जा सकता है और दोनों सदनों के बारी बारी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को क्या करना होता है? पास करना होता है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो पावर, निषेध करने की जो शक्ति है, निषेधाधिकार की जो शक्ति है, का प्रयोग कर सकता है। केवल वित्त विधेयक के लिए कर सकता है, केवल निजी सदस्यों के लिए कर सकता है, या केवल साधारण विधेयक के लिए, या संसद द्वारा पारित सभी विधेयक, सभी के लिए नहीं कर सकता। कि वित्त और धन और संविधान संशोधन है उसमें वो नहीं कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता, और केवल निजी सदस्यों के लिए भी नहीं कर सकता। तो क्या करेगा? वो केवल और केवल साधारण विधेयकों के लिए कर सकता है। ये व्याख्या है, आप पढ़ लेना। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने? कितना महत्वपूर्ण लाइन आई है, कितना महत्वपूर्ण तथ्य आया है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की नियति से पूर्व निर्धारित मिलन किसने कहा? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, या लोकसभा सचिवालय के द्वारा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये देखो भाई, राजस्थान कल्चर आ गई है। लालिया कालिया का मेला आयोजित हो, प्रश्न आया हुआ है पीछे, ग्राम सेवक या शायद पटवारी में प्रश्न आया था। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, कहाँ होता है? ठीक है, जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा और तो ये अजमेर में होता है। क्या होता है? अजमेर में होता है। 350 वर्ष पुराना है ये, 350 वर्ष पुराना ऐसा मेला है लालिया और कालिया। इसमें लालिया है वो जो वराह, विष्णु का अवतार वराह है, उनका प्रतीक है। लालिया किसका है? वराह का प्रतीक है। का प्रतीक है वराह यानी विष्णु का प्रतीक। वाह, ठीक है। और जो काल्या है, काल्या, वो क्या है? वो हिरण्यक्ष का, हिरण्यक्ष का प्रतीक है। का प्रतीक है, हिरण्यक्ष का प्रतीक है। 350 से ज्यादा वर्ष पुराना है, अजमेर में बढ़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, लालिया कालिया का मेला, यह मेला अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक मेला है। कैसा मेला है? ऐतिहासिक मेला है जो करीब 350 साल से बढ़ता आ रहा है। इसमें लालिया वराह भगवान तथा काल्या हिरणाक्ष का प्रतीक है। यह मेला नरसिंह चतुर्दशी को बढ़ता है। होलिका का रूप नकटी द्वारा धारण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ये भी बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मेवाड़ चित्रशैली से है, मारवाड़ से है, हाड़ौती से है, या ढूंढाड़ से? किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये प्रथम उदाहरण है, और प्रथम ऐसा खोजा गया वो उदाहरण है वो है मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मेवाड़ शैली रावल तेज सिंह के समय का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। ये 1260 ईस्वी में खोजा गया था, और ये
जो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम से जाना जाता है और ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है। किस पर है? ताड़पत्र पर है। यह ग्रंथ मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रथम उदाहरण। अब आ गया है चोखिलाओ महल। कौन सा महल? चोखिलाओ महल। कौन सा महल है? चोखिलाओ महल है। ये कहाँ है अभी? चोखिलाओ महल कहाँ है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर और जोधपुर। किस में है? चोखिलाओ जो महल है वो जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं थोड़ा फर्स्टली। जोधपुर दुर्ग में स्थित महलों में मोती महल, फूल महल, ख्वाब खां का महल, चोखिलाओ महल, बीचला महल, तख्त विलास, सिलेखाना, दौलत खाना, मानविला, सारे के सारे जोधपुर में है। ठीक है। विलोम शब्द, अब हिंदी आ गई है। अब क्या आई है? हिंदी। हिंदी के 5-7 प्रश्न है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। क्या है? यानी विलोम शब्द नहीं है एक विकल्प पे। अधिकृत और अनधिकृत, बिल्कुल सही है। अधिकृत और अनधिकृत, अनधिकृत सही है। अंत का मतलब अंत, और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ, ये भी सही है। अंत और आदि। प्रबल और सबल, देखो प्रबल और सबल तो दोनों एक ही है। प्रबल और सबल तो दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि प्रबल संभावना रहती है ना, सबल बल सहित। जो प्रबल व्यक्ति है वो बल सहित है। दृश्य अदृश्य ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, प्रबल और। रित का विलोम शब्द है रित। क्या होता है रित? रित का अर्थ होता है सत्य। रित का अर्थ क्या है? सत्य है। तो सत्य, सोच, सरल, ये तो अलग हो गए ना। सत्य तो इसका ही अर्थ हो गया। रित का हो जाएगा अनरित। में अन उपसर्ग है। में क्या है? अन उपसर्ग है। और रित इसमें मूल शब्द है। रित का अर्थ होता है सत्य। रित का अर्थ क्या होता है? सत्य। रित का क्या हो गया? अनरित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? किसका? स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है जड़ या स्थिर। जड़ या स्थिर, ठीक है, स्थावर का। तो अस्थिर, बिल्कुल अस्थिर नहीं होगा इसका, इसलिए तो पहला ऑप्शन दिया गया है। जागरण नहीं है। और अधीर, ये धीर का हो गया। जंगम, इसका जो विलोम शब्द होगा वो जंगम होगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में विपरीत अर्थक शब्द नहीं है? विपरीत मतलब विलोम। विपरीत का मतलब क्या है? विलोम शब्द नहीं है। हल्के का मतलब भारी, दोनों विलोम है। संयोग का वियोग बिल्कुल सही है। हर्ष और विस्मय, ग्राह्य और त्याज्य, बिल्कुल ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्यागना, ये भी सही है। हर्ष का क्या है? हर्ष का होगा विषाद। हर्ष का क्या है? विषाद। ठीक है। विस्मय का अविस्मय, विस्मय का अविस्मय। तो ये अलग हो गया, और जो अलग होता है वही उत्तर होता है। चलिए, पंगु का विलोम शब्द क्या है? पंगु, ठीक है। पंगु का विलोम शब्द क्या है? सुडोल, अपाहिज, शक्तिहीन, लंगड़ा। देखो लंगड़ा है, शक्तिहीन है, अपाहिज है, ये तो तीनों एक ही बात है। ये तीनों एक ही बात है, इसे ही हम क्या कहेंगे? पंगु कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? पंगु कहेंगे। तो पंगु का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? सुडोल होगा। क्या होगा? सुडोल। केंद्रीय, केंद्रीय है। केंद्रीय का विलोम शब्द क्या है? देखो ये केंद्रीय है, ये क्या है? केंद्र है। ये केंद्र है, और ये जो है वो बाहर की परिधि है। ये जो है बाहर की परिधि है। तो केंद्र का विलोम क्या हो जाएगा? परिधीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधीय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। राजस्थान में अब करंट, राजस्थान में करंट आ गया है। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई? कौन सी ऐप कृषि भूमि की स्वामित्व के लिए? कृषि भूमि की स्वामित्व के लिए कौन सी ऐप विकसित की गई है? किसान ऐप, भूमि ऐप, पटवारी ऐप या धरा ऐप? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा धरा ऐप। क्या हो जाएगा? धरा ऐप हो जाएगा। राजस्थान में धरा ऐप जमाबंदी एवं गिरदावरी की स्थापित व सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह स्थान कौन सा है? तोड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में बाला नगर किस्म के सीताफल तैयार करने की ये हो जाएगा, आप देख लेना। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? किसके लिए? बायोडीजल की पौधे के लिए किस खेती की जा रही है? जेट्रोफा की, सोनोमुखी की, ज्वार पाठा की, वेद मूसली की। ये तीनों कुछ नहीं है। जेट्रोफा यानी रतन जोत की है, वो
खेती की जा रही है। कहाँ? ये उदयपुर की तरफ खेती की जा रही है। रतनजोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र नामी कंपनी आई है। टेक्नोलॉजी उदयपुर में कालरावास रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है, और ये आप देख लेना। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की जो है वो आपके किस्में है? चना की है? नहीं, चना की ऐसी कोई किस्में नहीं है। सरसों की भी नहीं है, गन्ना की भी नहीं है। तो किसकी है? माही और सुगंधा है, वो किसकी है? वो चावल की है। क्या है? चावल की है। ठीक है। ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस शहर में? अगर यहाँ ऑप्शन बीकानेर दे दिया जाता तो हम पहला ऑप्शन बीकानेर लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि क्या है, ये ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। ठीक है। न्यूटन, अब साइंस के प्रश्न आ गए हैं। न्यूटन, ठीक है। अब आप थोड़ा प्रश्न को देखो, आप प्रश्न को देखो, न्यूटन की गति के सिद्धांत को देखो। ऊर्जा, कार्य, गति और जड़त्व। क्या कहता है? न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम पूछ रहा है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो वो है जड़त्व से। किससे है? जड़त्व से। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में है, तथा विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर दिया। सीधी सी बात है। अगर हमारे यहाँ मेज या कोई कुर्सी पड़ी है, अगर हम उसको उठा के यहाँ नहीं रखेंगे या ऐसे धक्का देकर नहीं रखेंगे, तब तक वो स्थावर वहीं रहेगी। ठीक है। अगर कोई चलने वाली चीज है और चल रही है, अगर तब तक हम उसको नहीं रोकेंगे तब तक वो चलती रहेगी। ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम था। ठीक है, जड़त्व का नियम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। ठीक है, क्या करना है? कोणीय संवेग पर कार्य करता है, द्रव्यमान पर करता है, या फिर ऊर्जा पर करता है, या फिर रेखीय संवेग संरक्षण पर? क्या करता है? रेखीय सर्वेक्षण स्वर्ग पर कार्य, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। रेखीय संरक्षण क्या है? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट यहाँ से जा रहा है इस दिशा में, तो प्रतिक्रिया इस दिशा में होगी। ठीक है, इस दिशा में होगी। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसी कारण नीचे की ओर गतिशील रॉकेट ऊपर की दिशा में धक्का प्रदान करती है, और रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है, परास कहलाता है, प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है, उड़ान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है। प्रक्षेप्य वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण का मतलब ही फेंकना है। प्रक्षेपण का मतलब क्या है? फेंकना। प्रक्षेपण का मतलब क्या है? फेंकना है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है जिसे प्रक्षेप्य वक्र कहते हैं। ठीक है। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो वो है रूपांतरित गति का उदाहरण है। ठीक है, ये थोड़ी व्याख्या है। तोप से एक गोला दागा जाता है। क्या दागा जाता है? तोप से एक गोला दागा जाता है, और गोले की गति है कैसी है? गोले की गति सीधी रेखीय गति है, प्रक्षेप्य गति है, या फिर उच्च परवलयकार गति है, या क्षैतिज गति है? क्षैतिज गति तो इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये क्षैतिज होती है। लेकिन गोला दागा जाता है तो ये फेंकने वाला काम है। गोला है वो फेंकने वाला काम है, प्रक्षेप्य गति है। कौन सी गति है? प्रक्षेप्य गति है। तोप के गोले की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति में वस्तु परवलयकार पथ का अनुगमन यानी अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयकार पथ का सृजन होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है।
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताओ आप। अपकेंद्रीय सिद्धांत पर करती है, अपवहन या उत्क्रमणीय या विसरण, ठीक है। तो इसमें देखो, एक मान लो ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। अगर कोई चीजें केंद्र की तरफ आएगी तो वो केंद्रीय सिद्धांत होगा। वो क्या होगा, केंद्रीय सिद्धांत। ये केंद्र है और ये परिधि है। कोई चीज जब परिधि की तरफ जाएगी, कोई चीज जब परिधि की तरफ जाएगी तो वो अपकेंद्रीय है। वो क्या है, अपकेंद्रीय है, वो अपकेंद्रीय है। तो ये वॉशिंग मशीन किस पर है, अपकेंद्रीय पर आधारित है। किस पर आधारित है, अपकेंद्रीय पर आधारित है, ठीक है। ये व्याख्या है। राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थी तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष से प्रति विद्यार्थी कितनी सहायता प्रदान की जाने वाली की घोषणा की है। यानी कक्षा 1 तक तो, 1 से 8 तक तो सभी छात्र और छात्राएं, और 9 से 12 केवल छात्राएं, उनको आगामी वर्ष के लिए कितनी राशि दी जाएगी, तो 1,000 रुपए राशि दी जाएगी, ठीक है। ये सारी बताई गई है, 1,000 रुपए। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा, और वो कौन सी योजना में प्रारंभ किया जाएगा। बालिका प्रोत्साहन योजना है, लाडो प्रोत्साहन है, या किशोरी है, या फिर कन्या है। तो इसमें लाडो प्रोत्साहन जो योजना है वो है, ठीक है। ये योजना गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर लाख सेविंग बोर्ड प्रदान किया जाता है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वयं समूह में ये सारा कुछ बताया गया है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह नरसिम्हा राव, कर्पूर चंद्र ठाकुर, और बाल लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन। तो ये सारे भी थे, सारे ही थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उपयुक्त सारे के सारे हैं। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के किस कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, अंशुमान को, अंकित कुमार सिंह को, या निशांत जैन को, या फिर 2 या 3 को। तो निशांत जैन नहीं है, अंशुमान ये उदयपुर के कलेक्टर हैं, और अंकित कुमार ये दोनों ही हैं। तो ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 और यानी 3, 4 नंबर हो जाएगा। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर कलेक्टर थे अंकित कुमार सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर, और जालोर निशांत जैन को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा को सम्मानित किया गया, ठीक है। देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ जागरूकता पैदा की थी, लोगों को जागरूक बताया था। जो उचित लोग थे जिनको मिलना चाहिए था, और जिनको मिला नहीं, नहीं मिलना चाहिए, उनको मिल गया। ये चीजें इन्होंने सामने लेकर आए थे। आनंद चौधरी थे, कौन थे, आनंद चौधरी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद चौधरी। अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री रतन से किसे सम्मानित किया गया है, अल्पना कटेजा को, सिद्धि जौहरी को, मोनिका को। तो ये सिद्धि जौहरी को, किसको, सिद्धि जौहरी को, ठीक है। ये व्याख्या है इसके बारे में। अब देखो, रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं। अब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें देखो, SOLIDRTY में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े जिनकी ठीक उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। कोई नहीं, 1 2 3। तो रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्न है उनके हम उत्तर बता देते हैं आपको सीधे डायरेक्ट, आप कर लेना। 3 है इसका उत्तर, क्या है, 3 है। दिए गए अंकों के समूह में 8415267903 में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अंक है जितने की आरोही क्रम में सजाने के उनके बीच होंगे, ठीक है। तो 3 से अधिक होंगे, कितने होंगे, 3 से अधिक होंगे। दी गई श्रृंखला में छोटे अक्षरों की संख्या समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम पर आधारित है। कौन सा नियम होगा इसमें से, इसका भी उत्तर क्या रहेगा आपका, RTVX रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ओनली ऑफ दीज एप्लाइज आर गुड। इसमें क्या रहेगा, मनी रहेगा, एवरी रहेगा, फ्यू रहेगा, और ए लिटर रहेगा। क्या रहेगा, ए फ्यू इसमें आपका उत्तर रहेगा। fill in the blanks with the correct option. Must write letters, so I need papers. Any sum, non sum, every, either। तो ये रहेगा आपका sum। Do you have
टाइम द कंप्लीटेड असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका लिटिल रहेगा। देयर इज मिल्क सो यू कैन मेक टी, इसमें क्या रहेगा लिटिल रहेगा, इसका उत्तर क्या रहेगा लिटिल रहेगा। अब दो प्रश्न है, वो देखो, रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में, सलेमाबाद में, गलता जयपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान राजस्थान के किस जिले में है? किस जिले में है? वैसे तो कुड़की पाली में है, लेकिन अगर वर्तमान नए जिलों के हिसाब से आ जाए तो फिर ये ब्यावर में आ गया है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद मुस्तफाबाद किसका रखा था? गागरोन का नाम रखा था। जब 0.1156 को एक भिन्न में परिवर्तन किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? 229, 390। मैथ के प्रश्न के आपको निशान लगवा देते हैं। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 2n/3 हो तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा भाई? क्या बताओ भैया आप, n का मान क्या होगा? देखो आप प्रश्न को, n का मान क्या होगा? यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 2n 3 है तो n का मान आपका 3 होगा भाई। 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ठीक है, 120 से 300 के बीच में पूछ रहा है तो इनके बीच में कुल होगी आपके 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि a दो अंकों की एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या b बनती है, दिया गया a बराबर b इस प्रकार है, a माइनस बी बराबर 36, तो a प्लस बी है, a प्लस बी कितना होगा? a प्लस बी आपका 110 होगा। ठीक है, निम्न आरेखों में से, आरेख से संबंधित प्रश्न आ गया है, निम्न आरेखों में से दिए गए समूह के तत्वों के लिए सबसे उपयुक्त आरेख का चयन करो। न्यायाधीश, सिपाही और चोर, तीनों चीजें अलग अलग है। न्यायाधीश अलग है, सिपाही अलग है, ऐसा हो नहीं सकता भी कुछ सिपाही न्यायाधीश है और कुछ चोर है वो सिपाही है, तो तीनों चीजें अलग अलग है तीनों चीजें अलग अलग है, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 74, निम्न में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सेलामेंडर के बीच संबंध प्रतिनिधित्व करता है? तो देखो, इसमें पेड़, कुछ पेड़ सागौन के हो सकते हैं, कुछ पेड़ हैं वो सागौन के हो सकते हैं। इसमें देखो, ये सागौन है, ये सागौन है और ये पेड़ है, तो कुछ पेड़ सागौन हो सकते हैं और सागौन है वो पेड़ है। तो ये थे आज के प्रश्न और हमारा जो टेस्ट संख्या था 12। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं नेक्स्ट के लिए तो आने वाले टेस्ट से जुड़ सकते हैं नाना क्लासेज ऐप से संपर्क करके, और जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।